नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा की मीडिया तक प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। इसका कारण है नए आईटी रूल। 6 अप्रैल को आईटी रूल में संशोधन के प्रस्ताव को नोटिफाई किया गया और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने संशोधन के प्रस्ताव से पीआईबी का रेफरेंस हटा लिया है। इसका तात्पर्य है कि अब फैक्ट चेक करने वाली नई इकाई एक स्वतंत्र संस्था की भांति कार्य करेगी और चूंकि यह संस्था स्वतंत्र होगी, इसलिए भविष्य में या तत्काल सरकार इसको एक स्वायत्त इकाई भी बना सकती है। इस नए रूल के नोटिफिकेशन के बाद ऑनलाइन इंटरमीडियरी जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, जियो, आइडिया आदि इस सरकारी फैक्ट चेक करने वाली संस्था द्वारा असत्य या भ्रामक पाए गए किसी कथन, खबर, सूचना को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए जिम्मेदार होंगे और ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई का रास्ता भी खुला होगा। अब नया आईटी रूल नोटिफाई होने के बाद उम्मीद के मुताबिक विपक्ष और विपक्ष समर्थित मीडिया संगठनों और संस्थाओं ने इस नए नियम को तुरंत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताना प्रारंभ कर दिया। जहां तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले की बात है तो आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के अंतर्गत भारत सरकार को यह अधिकार पहले से ही प्राप्त है कि वह किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का आदेश दे सकती है। हालांकि नया सिस्टम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को मिली विधिक सुरक्षा कम कर देता है। इस प्रकार यह नया नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फेक न्यूज़ फैलाने के लिए जिम्मेदार बना देता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि फेक न्यूज़ की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक बीमारी है जिसकी रोकथाम बेहद आवश्यक है। तकनीक और इंटरनेट के विकास की रफ्तार ऐसी रही है कि आज किसी देश या समाज को कमज़ोर करने के लिए सेनाएं भेजने की ज़रूरत नहीं है। यह काम 100-200 लोगों के ऑनलाइन सेना के माध्यम से किया जा सकता है। मिस्र और लीबिया की क्रांति केवल इंटरनेट के माध्यम से ही हुई और उस क्रांति के बाद आज तक ये देश कभी संभल नहीं पाए। अरब स्प्रिंग हम सब ने देखा ही है। अभी कुछ दिनों पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई ईसाई धर्मगुरु पोप की एक तस्वीर ने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया था। इसी कड़ी में देखें तो भारत में इंटरनेट क्रांति और सस्ते स्मार्टफोन की उपलब्धता के बाद न केवल फेक न्यूज़ का विस्तार और प्रसार बढ़ा है, बल्कि इसका सत्यापन भी एक तरह से कुटीर उद्योग की तरह फैल चुका है। किसी विश्वसनीय और प्रामाणिक संस्थागत फैक्ट चेकर के अभाव में कई ऑनलाइन फैक्ट चेक करने वाले व्यक्ति और संस्थान कुछ वर्षों में कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं। हालांकि इन ऑनलाइन फैक्ट चेक करने वालों की उत्तरदायिता और विश्वसनीयता खुद प्रश्नों के दायरे में है और उनका उद्देश्य निरपेक्ष होकर तथ्यों की पड़ताल करना न होकर किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के अनुरूप कार्य करना ही दिखाई देता है। इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो मोहम्मद जुबैर का संदर्भ देना आवश्यक हो जाता है, जिसको तथ्यों की जांच की आड़ में एक धर्म विशेष के लोगों के विरुद्ध जनभावना भड़काने के आरोप में अदालत का सामना करना पड़ा है और फिलहाल जुबैर जमानत पर रिहा है। फैक्ट चेकर जुबैर कैसे भ्रमित करता है, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। मोहम्मद जुबैर ने एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया था कि लोनी में अब्दुल समद नाम के बुजुर्ग से जबरन जय श्री राम बुलवाया गया, जबकि आरोपितों में आरिफ, आदिल और मुशाहिद भी शामिल थे। पुलिस की जांच में ये मामला सांप्रदायिक नहीं निकला। इसी तरह जुबैर ने एक अखबार की कटिंग ट्वीट की थी। इस खबर का शीर्षक था, गौ सेवा के नाम पर 20 लाख रुपए का दान जुटाकर फरार हुआ पुजारी। जो तस्वीर मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट की वो उस समय की खबर नहीं बल्कि 4 साल पहले राजस्थान की घटना थी। जब यह झूठ पकड़ा गया तो जुबैर ने चुपचाप ट्वीट डिलीट कर दिया। मोहम्मद जुबैर का तस्वीर पोस्ट करने का असली उद्देश्य श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर चल रहे देशव्यापी समर्पण निधि अभियान से जुड़ा हुआ साबित करते हुए लोगों को गुमराह करने का था। फैक्ट चेकिंग को लेकर एक और समस्या है। बड़ी संख्या में फैक्ट चेक करने वालों की उपस्थिति अपने आप में फैक्ट चेक को उतना ही भ्रामक बना देती है जितनी फेक न्यूज़ खुद है, और भारत में यही हो रहा है। अगर एक ही खबर की सच्चाई जानने के लिए 2 फैक्ट चेक करने वाली संस्थाएं अलग अलग नतीजे पर पहुंचें तो जाहिर है फैक्ट चेक करने वालों की प्रामाणिकता खुद ही प्रश्नों के दायरे में होगी। अब उचित तो यह होता कि खबरों को रेगुलेट करने वाले एडिटर्स गिल्ड जैसे संस्थान खुद ही फैक्ट चेक करने के लिए सामने आते और एक स्वतंत्र फैक्ट चेक करने वाली इकाई का निर्माण करते। लेकिन ऐसे वातावरण में जहां पत्रकार खुलेआम राजनीतिक दलों के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हों, वहां एडिटर्स गिल्ड या ऐसी किसी इकाई द्वारा बनाई गई संस्था की प्रामाणिकता पर कौन विश्वास करेगा। इन तथ्यों की जांच करने वालों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह और मीडिया रेगुलेटर्स पर जनविश्वास में आई कमी को देखते हुए सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि वह खुद ही ऐसी किसी इकाई का निर्माण करे जो भ्रामक तथ्यों की पड़ताल करती हो। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य किसी से छुपा हुआ नहीं है कि सोशल मीडिया साइट्स पर बैठे विदेशी तत्वों ने नागरिकता संशोधन विधेयक और किसान आंदोलन के समय इंटरनेट पर भ्रामक तथ्य फैलाकर भारत में सामाजिक और राजनीतिक अशांति पैदा करने की भरपूर कोशिश की
और वह कुछ हद तक इसमें सफल भी रहे। हाल फिलहाल में पंजाब में हुई उथल पुथल का जिम्मेदार अमृतपाल सिंह इंटरनेट और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों के उपयोग करके ही पंजाब में अशांति फैला रहा था। ऐसा भी नहीं है कि भारत एकमात्र देश है जो फेक न्यूज़ को रोकने के लिए इस प्रकार के संस्थागत उपायों की ओर बढ़ा है। बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों की संसद ने ऐसे सोशल मीडिया कानून लागू किए हैं और उन देशों में भी एक वर्ग द्वारा इन कानूनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले के तौर पर ही प्रचारित किया गया है। ऐसे कुछ देशों के कानूनों के प्रावधानों पर एक नज़र डालते हैं। सिंगापुर की संसद ने ऑनलाइन फेक न्यूज़ की समस्या से जनता की सुरक्षा के लिए 2011 में प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड एंड मैनिपुलेशन एक्ट पारित किया। इस कानून में सरकार द्वारा निर्देशित आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर 1 मिलियन सिंगापुर डॉलर का जुर्माना या 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसी प्रकार कानून जर्मनी में भी 2017 में लागू किया गया, जिसको नेटवर्क इन्फोर्समेंट एक्ट कहते हैं। इस कानून के अनुसार ऐसा कोई भी कंटेंट जिसमें हेट न्यूज़, चरित्र हनन या हिंसा के लिए उकसावा शामिल है उसे अवैधानिक यानी इल्लीगल कहा जाएगा। इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले पर 50 मिलियन यूरो तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह ब्राज़ील ने भी फेक न्यूज़ को नियंत्रित करने के लिए 2020 में एक कानूनी ड्राफ्ट देश की संसद में प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार फेक न्यूज़ ऐसी गलत या भ्रमित करने वाली सूचना है जिसे धोखे से बनाया गया है या तोड़ा मरोड़ा गया है या प्रचारित किया गया है। इस ड्राफ्ट कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले पर उस प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू का 10% यानी लगभग 9 मिलियन यूएस डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस कानून के तहत ऐसा कोई व्यक्ति या संस्था जो चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से फेक न्यूज़ फैलाता पाया जाएगा, उस पर ब्राज़ील के आपराधिक कानून के तहत भी कार्रवाई होगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब जनसंख्या की दृष्टि से बहुत छोटे देश यदि फेक न्यूज़ को लेकर इतने गंभीर हैं, तो भारत जैसे विशाल देश का सतर्क होना और भी आवश्यक है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि नागरिकों के अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सम्मुख फेक न्यूज़ का खतरा सबसे ज़्यादा है। ऐसे में नागरिकों के मौलिक अधिकार तभी तक सुनिश्चित हैं जब तक देश में एक संवैधानिक लोकतंत्र बना हुआ है। उभरते नए तकनीकी दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक उपस्थित है, वहां फेक न्यूज़ जैसे प्रकोप से लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित रहे, इसलिए ऐसे कानून की आवश्यकता और उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। आप आईटी रूल के बारे में क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।